Good morning to all. And again, I have started my journey from Noida to Gurgaon, and I am on DND. So first of all, I want to thanks to all my viewer, and special thanks to my subscriber. So yes, on Saturday that was my first blog. So I have made some changes. That blog was a little bit longer, so today I will short it down. And I thought ki in every vlog I should share some information regarding the current topic. So today I will do two things. My journey will be like this, and I will record the entire 15-20 minutes, and meanwhile in the background I will share the information on Lanka crisis. So guys, listen, that will be useful for everyone. So I hope everyone has heard about the you can, other words, in the economic word you can say state of emergency in Lanka. In a layman language I can say that the shortage of fuel and food which comes to state of emergency. In other words also you can say economic crisis. So in last few days there was a curfew for 36 hours, and the main reason of the crisis is that foreign currency reserve, which is about $2.3 billion. तो what is आप भी ये सोच रहे हो कि फॉरेन करेंसी रिजर्व क्या होता है? फॉरेन करेंसी रिजर्व ये होता है कि हर स्टेट, हर कंट्री के पास कुछ पैसे रिजर्व होते हैं ताकि वो चीज़ों का इंपोर्ट कर सके. इंपोर्ट मीन्स बाहर का, दूसरे कंट्री का सामान अपने कंट्री में वो खरीद के ला सके फॉर देयर सिटीजन. और लंका का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व था वो वाज ओनली $2.3 बिलियन, जो कि बहुत ही कम है कंट्री के लिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, इंपोर्ट का इशू आ गया. और लंका का जो आज के डेट पे जो डेट यानी जो उसने उधार देने हैं दूसरे कंट्रीज के, विच इज अराउंड $4 बिलियन, विच इज अ ह्यूज अमाउंट. अच्छा, तो अभी क्या है कि श्रीलंका एक कंट्री, ऐसा कंट्री है जो अपनी छोटी मोटी चीजों के लिए भी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है. जैसे बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि आपने शुगर है, चीनी है, चाय पत्ती है और दाल है, जो बेसिक एमिनिटीज है, बेसिक चीजें जो चाहिए लोगों को जिंदा रहने के लिए. फार्मास्यूटिकल है. और आज के डेट में जो इन्फ्लेशन है, करीब लंका में 25% का इन्फ्लेशन है. जैसे इंडिया में हम बात करें तो अभी 6% लोग कहते हैं कि 6% का इन्फ्लेशन है, बट लंका में 25% का इन्फ्लेशन है. और मैं आपको उसके करेंसी का भी एक आइडिया दे देता हूँ. इंडिया का 1 रुपया लंका के 4 रुपए के बराबर है. तो अभी लंका में क्या है, जो चावल है वो 300-400 रुपए किलो बिक रहा है, यानी इंडिया का 100 रुपए किलो. और इंडिया ने अभी ये लंका क्राइसिस में हेल्प करने के लिए अभी इंडिया ने एक ट्रीटी साइन किया है $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन, विच इज कॉल्ड क्रेडिट लाइन. क्रेडिट लाइन क्या होता है? एक बार उन्होंने क्रेडिट लाइन अगर इंडिया ने साइन कर दिया $500 मिलियन का, तो $500 मिलियन का उधार वो सामान इंपोर्ट कर सकता है इंडिया से. और अभी आपको पता होगा कि वहां पे चाइना ने भी बहुत इन्वेस्ट किया था पोर्ट में. आप ये याद रखना, मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा पोर्ट का, कि पोर्ट पे उसने क्या गड़बड़ी फैलाई थी. तो अभी उसने चाइना में भी एक, जो लोग लोन से रिलेटेड होंगे वो समझ सकते हैं, डेट रीस्ट्रक्चर फ्रॉम चाइना. लंका ने अभी रिक्वेस्ट किया है चाइना को अपने डेट रीस्ट्रक्चर करने के लिए. उसका मतलब लेमैन लैंग्वेज में ये है कि सपोज करो लंका ने पहले उससे कुछ पैसे लिए होंगे उधार, और उसका एक टाइमलाइन तय किया होगा कि 2 साल 3 साल में मैं ये पैसे आपको वापस करूंगा, लेकिन वो 2-3 साल में वापस नहीं कर पाएगा. तो उसे रीस्ट्रक्चर करने के लिए उसने चाइना से रिक्वेस्ट किया है, विच इज इन अदर लैंग्वेज यू कैन से डेट रीस्ट्रक्चर, DBT. अच्छा, अब आते हैं रीजन पे कि लंका का जो क्राइसिस का रीजन था वो क्या है.
तो मैं आपको 2018 से शुरू करता हूँ। लंका में टूरिज्म का बहुत पैसा आता है। लंका एक टूरिस्ट कंट्री है, तो वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। मतलब आप ये कह लो कि लंका के सारे जीडीपी का 10 से 12% जो है वो टूरिज्म से आता है। लेकिन दिक्कत तब आई जब 2019 में 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें कि बहुत सारे नागरिक मारे गए, नियर बाई 270, जिसमें कि 45 जो थे फॉरेन नेशनल से। और इस बॉम्बिंग को जो 2019 में जो 3 बॉम्ब फटे अलग अलग चर्च में और यहाँ वहाँ, उसे कहते हैं ईस्टर डे बॉम्बिंग, EASTER, ईस्टर डे बॉम्बिंग। अब ईस्टर डे बॉम्बिंग में वहाँ के जो लोकल टेररिस्ट ग्रुप है, मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप, उनका हाथ था, ऐसा कहा जाता है। तो जिसकी वजह से बॉम्बिंग के बाद एंटी मुस्लिम वायलेंस शुरू हुआ और वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है। और वो जो टाउन जहाँ पे ये बॉम्बिंग हुआ था, नोन बाय द नेम ऑफ निगोम्बो, NEGOMBO, निगोम्बो टाउन। वहाँ पे फिर जितने भी आपके सोशल चैनल हैं, जैसे कि आपका फेसबुक है, ट्विटर है, ये इन सबको बंद कर दिया गया। ये तो हुआ 2019 में। और ये फेसबुक की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो कम्युनल प्रोपेगेंडा है, एक फेसबुक एक एल्गोरिथम के ऊपर चलता है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि कम्युनल प्रोपेगेंडा की वजह से ये बहुत दिनों तक वहाँ पे दंगे चलते रहे। ये एक रीजन है 2019 का बॉम्ब ब्लास्ट, ईस्टर डे बॉम्बिंग, जिसकी वजह से फॉरेनर नहीं आए। तो जो वहाँ का जीडीपी जो 10-12% टूरिज्म की वजह से सपोर्ट करता था, वो 10-12% खत्म हो गए। दैट वाज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन क्या है, मार्च 2020 में पेंडेमिक कोरोना जो पूरे वर्ल्ड वाइड रहा। तो पहला हो गया ईस्टर बॉम्बिंग, वहां जीडीपी गिरा, और यहाँ पे आ गया फिर कोरोना। उसके बाद जब वो वहां पे नए प्राइम मिनिस्टर चुन के जब लाए गए, तो उन्होंने एक वादा कर दिया कि मैं वैट क्या होता है, VAT, V फॉर विक्ट्री, VAT, वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। वहां पे नॉर्मली वैट जो है लंका में पहले था 15%। तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या एक वादा कर दिया सिटीजन से कि मैं वैट को 15% से 7.5% पे ले आऊंगा। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, ये गवर्नमेंट का डायरेक्ट रेवेन्यू है कि गवर्नमेंट को, जैसे हमारे यहाँ GST है, तो वहां पे वैट में क्या है कि 15% गवर्नमेंट को मिलता था हर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे। तो वो उन्होंने आधा कर दिया। देखिए, वैट को कम करना इट्स अ गुड थिंग सिटीजन्स के लिए, लेकिन क्या है कि उसका एक टाइमिंग होना चाहिए। अगर आपने गलत टाइम पे वैट को रिड्यूस कर दिया, तो आपको बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता है कंट्री को, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे एक रेवेन्यू लॉस हुआ। तो पहला हो गया ईस्टर बॉम्बिंग, सेकेंड हो गया 2020 कोरोना पैंडेमिक, थर्ड हो गया वैट आधा कर देना, जिससे कारण गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हुआ। और सबसे बड़ा जो एक रीजन रहा, लंका क्या है, लंका राइस के मामले में, चावल के मामले में इंपोर्ट नहीं करता है। चावल और चाय पत्ती, ये 2 चीजें लंका अपना करता है, और ये एक्सपोर्ट भी करता है, जिससे कि गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इनकम हो जाता है। एक्सपोर्ट मीन्स जो अपने कंट्री का सामान बाहर बेचते हैं। तो राइस और टी एक ऐसा 2 चीज था जो कि लंका अच्छे, वहां पे जो प्रोडक्शन था अच्छा क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी था। ये जो नए प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया, विदाउट एनी प्लानिंग, इन अ सिंगल नाइट ही हैज डिसाइडेड कि अभी जो मेरा एग्रीकल्चर होगा दैट विल बी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मीन्स दे विल नॉट यूज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो गवर्नमेंट ने इसको दो वजहों से किया कि ऑर्गेनिक रहेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होएगा, तो दैट विल बी गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ। सेकेंड क्या है कि जो भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का जो इंपोर्ट वो करते हैं, जो बाहर देशों से खरीदते हैं, उसमें से भी देश का कुछ पैसा बचेगा। लेकिन ये डिसीजन क्या था, रातों रात लिया गया। तो आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जो पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर से जो फार्मिंग होता है, अगर आप 100 kg चावल अगर आप ग्रेन्स लगाते हैं, और अगर आपका उसका जो पैदावार है वो 100 kg होता है, तो जैसे ही आप ऑर्गेनिक पे आओगे, तो वो थोड़े टाइम के लिए वो रिड्यूस हो जाएगा करीब करीब 30-40% से, क्योंकि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करने से
फसल ज्यादा आती है। और ऑर्गेनिक जब आप नया नया यूज करेंगे तो वो कम से कम 30 से 40% आपके प्रोडक्शन को कम कर देगा फॉर फ्यू ईयर्स। अब इन्होंने रात रात में डिसीजन ले लिया कि हम भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे एंड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, चावल का जो इंपोर्ट था, चावल की जो पैदावार थी, चावल का जो प्रोडक्शन था और टी का जो प्रोडक्शन था वो 40% 30% से रिड्यूस हो गया। तो आप देखो, चावल और चाय पत्ती का इंपोर्ट करके लंका गवर्नमेंट कुछ कमाती थी, वो भी खत्म हो गया और लोगों के जो खाने की दिक्कत थी वो भी आ गई। तो दैट वाज द फोर्थ रीजन। और एक एग्जांपल आपको और देता हूं, जो इंडिया में आज की डेट में जो हमारा एक स्टेट है सिक्किम ने 2016 में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्लेम किया कि मेरा अब 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि सिक्किम ने कब ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया था। तो दैट्स फॉर योर नॉलेज, दे हैव स्टार्टेड द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन 2003। तो इट टुक 12 to 13 ईयर फॉर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो रातों रात ये नहीं होता है, पहले प्रोडक्शन कम होएगा, फिर वो धीरे धीरे करके अपने स्पीड में आएगा। तो उन्होंने यहाँ पे एक गलती कर दी। और एक उनका जो रीजन बताते हैं प्राइम मिनिस्टर, फूड माफिया क्या है, वो ऐसा उनका क्लेम है कि खाने वाने की चीजों को वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। एंड एवरीवन नो ब्लैक मार्केटिंग। 2070 में लंका का जो फॉरेन डेट्स था कि बाहर के देशों को जो देना था वो था 64 बिलियन और 2020 में आया 54, करीब 10 बिलियन कम हुआ। लेकिन ये जो 3-4 चीजें हो गई बैक टू बैक, जिसके कारण क्या हो गया, लंका का इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। अभी आपको बताता हूं, चाइना जो एक कंट्री है, एवरीवन नो अबाउट चाइना एक ऐसा कंट्री है जो और कंट्री को उसका एक पॉलिसी है, डेट ट्रैप पॉलिसी, DEBT, डेट ट्रैप पॉलिसी। आपको पैसा पहले उधार देगा, आपके यहाँ आपको बोलेगा कि आप अपना रोड बनाओ, पोर्ट बनाओ, बहुत सारी चीजें बनाओ, आप अपना स्ट्रक्चर खड़ा करो, बिल्डिंग बनाओ, और उसके लिए मैं आपको पैसा दूंगा और आपको इतने सालों में ये पैसा वापस करना है। जब आप पैसा नहीं दे पाओगे तो वो क्या करेगा, आपसे मनमाने ढंग से चीजों को अक्वायर करना शुरू करेगा। उसका एक एग्जाम्पल लंका भी है, अभी मैं बताता हूँ आपको। अभी आपने सबने सुना था कुछ साल पहले 17-18 में कि चाइना जो है लंका का पोर्ट जो है उसको डेवलप करने के लिए काम कर रही है, अपना पैसा लगा रही है। और ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना ने लंका में अपना लंका के जो पोर्ट है उसको डेवलप करने के लिए उसने शुरू किया, पैसा लगाया और उसको डेवलप भी किया। और उस जगह का नाम था हुम्बन टोटा, जो कि श्रीलंका में एक पोर्ट है, हुम्बन टोटा। अब चाइना ने पहले लगाया पैसा, पोर्ट को डेवलप किया, और जब लंका पैसा वापस नहीं कर पाई तो लंका के प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा कि चलो इसको ना मैं जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको दे देता हूं, जैसे पूरा पोर्ट नहीं, 70% दे दूं या 80% दे दूं, बाकी 20% गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो इसकी जब बिडिंग हुई तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये बिडिंग किसने अक्वायर किया। 70% का बिडिंग का चाइना की कंपनी है, चाइना मर्चेंट पोर्ट। इसको लंका गवर्नमेंट ने उसी पोर्ट को जो चाइना ने बनाया था 99 साल के लीज पे दे दिया, और चाइना ने उसके जगह पे उसे क्या दिया, $1.2 बिलियन। तो दिस इज कॉल्ड द चाइना डेट पॉलिसी। चाइना पहले पैसा लगाएगा और नहीं दे पाओगे तो वो चीजों को अक्वायर कर लेगा और फिर वो वहां पे अपना मनमाने ढंग से अपना काम करता रहेगा। अब मैं लंका के ऊपर आ जाता हूँ। आज के डेट में लंका के जो 26 मिनिस्टर हैं, जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं खेल मंत्री, फूड मिनिस्टर, ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर, ये जितने भी तरह के मिनिस्टर होते हैं वहां पे ऐसे 26 मिनिस्टर हैं जो सब के सब ने रिजाइन कर दिया है। सिर्फ वहां पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इन दो लोगों ने रिजाइन नहीं किया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पे हैं वो महिंद्रा राजापक्सा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्हीं के भाई वहां पे प्रेसिडेंट हैं, गोटाबाया राजापाक्सा। तो एक भाई प्राइम मिनिस्टर है और दूसरा भाई प्रेसिडेंट है। अभी क्या है कि लंका में जो क्राइसिस के रीजन है,
ईस्टर बॉम्बिंग, कोरोना, और जो रातों रात डिसीजन लिया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और फूड माफिया। ये बेसिक 4 रीजन है लंकन क्राइसिस के। और इंडियन करेंसी और लंका के करेंसी में क्या है, 1 रुपए, इंडिया का 1 रुपए लंका के 4 रुपए के बराबर है। ये 4 रीजन हो गए। और जो चाइना का आपको मैंने बताया डेट पॉलिसी, वो डेट पॉलिसी जो है ट्रैप करते हैं वो लोगों को, कंट्रीज को। वहां पैसा लगाएंगे और जब आप पैसा वापस नहीं कर पाओगे तो वो आपकी चीजों को मनमाने ढंग से खरीदेंगे। तो दीज आर द चाइना डेट पॉलिसी, जो उसने लंका में भी किया। लंका में पोर्ट बनाया और पोर्ट का जब पैसा वापस नहीं कर पाया तो उसने 70% उस पोर्ट को अक्वायर कर लिया, जो एक चाइनीज कंपनी है उसने। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट, जैसे अगर कोई भी डिसीजन अगर 1 डे पे लेती है, 1 दिन पे लेती है, तुरंत ले लेती है बिना सोचे समझे और बिना टाइमिंग को देखे हुए, तो कई बार क्या होता है जो डिसीजन होता है वो उल्टा पड़ जाता है, जैसा कि लंका में पड़ा। तो आज का ये मेरा वीडियो है, मैं बहुत ही कट शॉर्ट करूंगा वीडियो, और मैं बारामूला पहुंच गया हूँ, थोड़ा थोड़ा जाम है, तो आज का ये वीडियो मैं शॉर्ट ही रखूंगा। कल मेरे से गलती हुई थी कि मैंने बड़ा वीडियो बनाया। तो एवरी डे आई विल ट्राई टू शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट टॉपिक। तो आज मैंने लंका क्राइसिस पे किया। और एक आपको बताता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया था अभी कि फेसबुक एक एल्गोरिथम पे चलता है, और वो एल्गोरिथम मैं आपको समझाऊंगा कि फेसबुक का क्या एल्गोरिथम है जो कम्युनल वायलेंस और ये सब कुछ को ट्रिगर करती है। तो कल मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, फेसबुक एल्गोरिथम के ऊपर। तो गाइज सभी को मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया मेरे चैनल को आप व्यू भी करें और सब्सक्राइब भी करें एंड सपोर्ट मी। और मैं अभी नया हूं तो मैं धीरे धीरे से और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।